हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बीएमई के चैप्टर जो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस है उसमें आज की जो प्रोसेस है नॉन फ्लो प्रोसेस, वो प्रोसेस का नाम है कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस। उसको आइसोथर्मल भी कहते हैं या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हमें आंसर में क्या दिखाना है? सबसे पहले पीवी डायग्राम। तो यहाँ मैंने पीवी डायग्राम दिखाया है। पीवी डायग्राम में प्रोसेस 1 2 दिखाई गई है। स्टेट 1, ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और ये प्रोसेस में इनिशियल स्टेट 1 है तो कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1 है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 है। सिमिलरली स्टेट 2 है तो कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V2 है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P2 है। 1 से 2 प्रोसेस है, मीन्स 1 से 2 प्रेशर डाउन होता है, साइमल्टेनियसली वॉल्यूम में बढ़ोतरी होती है। V1 to V2 वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। अभी ये जो कर्व है 1 से 2, ये 1 2 वाली लाइन इट इज नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। वो हॉरिजॉन्टल भी नहीं है या वर्टिकल भी नहीं है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो कर्व से दिखाई गई है। तो ये पीवी डायग्राम हुआ। एक कर्व के नीचे जो शेडेड एरिया है, यहाँ मैं अगर इसको हाईलाइट करूँ तो ये जो एरिया है, ये एरिया हमें वर्क डन देने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो कंपोनेंट है पीवीटी रिलेशनशिप्स। तो पीवीटी रिलेशनशिप्स हम कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? बेसिक इक्वेशन लिखेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। लेकिन ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, मीन्स T1 इज इक्वल टू T2, तो डिनोमिनेटर निकल जाएगा और फाइनल इक्वेशन रहेगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और इन सिंपल फॉर्म PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स इट इज बॉयल्स लॉ। मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है, ऐसा हम कह सकते हैं। सेकेंड कंपोनेंट वर्क डन। वर्क डन के लिए हम इक्वेशन रखेंगे W इज इक्वल टू 1 to 2 इंटीग्रेशन PdV। लेकिन हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बेसिक इक्वेशन बनेगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो पहले दो पार्ट PV इज इक्वल टू P1 V1 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो P को मैंने लेफ्ट साइड रखा, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? P1 V1 डिवाइडेड बाय V। ये याद रखे। वैसे आप PV इज इक्वल टू P2 V2 भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैंने P1 V1 वाला सेगमेंट कंपेयर किया। अभी W इज इक्वल टू 1 to 2 इंटीग्रेशन, लेकिन P की जगह मैं ये कंप्लीट पार्ट लिखने वाला हूँ, P1 V1 डिवाइडेड बाय V। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 P1 V1 अपॉन V dV। यहाँ P1 V1 वो कांस्टेंट है तो उसको आगे ले लिया, और 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन आपको पता है log V होगा, और log V2 - V1 होगा, और उसका मीन्स जब बाहर निकालेंगे तो फाइनल फॉर्म क्या होगा? log V2 अपॉन V1 बेस E। तो ये कंप्लीट सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ P1 V1 log बेस E V2 अपॉन V1। P1 V1 की जगह हम MRT1 भी लिख सकते हैं, तो MRT1 log बेस E V2 अपॉन V1। और V2 V1 नहीं लिखना है तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो V के फॉर्म की जगह P के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, तो P1 V1 log बेस E P1 अपॉन P2, क्योंकि V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो P1 V1 log बेस E P1 अपॉन P2, या उसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं MRT1 log बेस E P1 अपॉन P2। तो ये चार प्रकार से हम वर्क डन का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी सवाल ये होता है कि अलग अलग फॉर्म क्यों है? क्योंकि जब भी एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में होगा न्यूमेरिकल, तो कौन सी वैल्यू दी गई है उसके आधार पर हम ये इक्वेशन का यूटिलाइजेशन करेंगे। अगर V2 और V1 दिए है तो हम ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मास और R की वैल्यू दी है तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। अगर P1 और P2 का फॉर्म अवेलेबल है, P1 और P2 का डेटा दिया है, तो हम ये तीसरा इक्वेशन यूज करेंगे। मास और R की वैल्यू है तो हम चौथा इक्वेशन यूज करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज गिवन इन द प्रॉब्लम वी विल यूटिलाइज दिस इक्वेशन। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तीसरा जो कंपोनेंट है इस प्रोसेस का, वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
और हमें पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाला इक्वेशन कहीं भी चेंज नहीं होता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू एम सी वी इन द ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन। ये बेसिक इक्वेशन रहेगा। लेकिन ब्रैकेट में जो हमने लिखा है टी वन और टी टू तो सेम है, तो टी टू माइनस टी वन वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। जीरो के साथ एक कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा, तो अल्टीमेटली यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव आता नहीं है और इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इंटरनल एनर्जी जो पहले थी उतनी ही इंटरनल एनर्जी बाद में रहती है, कोई बढ़ावा या कम या उसमें रिडक्शन होता नहीं है। तो ये इंटरनल एनर्जी का मामला है। तो ये हाइलाइटर से जो मैंने हाईलाइट किया है पॉइंट्स, उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और अगली साइड पर हम जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, फोर्थ कंपोनेंट, हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन डेल्टा यू तो जीरो है। डब्ल्यू, तो डब्ल्यू वाला इक्वेशन हमारे पास चार प्रकार के फॉर्म में अवेलेबल है, पी वन वी वन लॉग बेस ई वी टू अपॉन वी वन, या एम आर टी वन लॉग बेस ई वी टू अपॉन वी वन, या पी वन वी वन लॉग बेस ई पी वन अपॉन पी टू, या एम आर टी वन लॉग बेस ई पी वन अपॉन पी टू। कोई भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो ये क्यू का मामला हुआ। और फिफ्थ पार्ट, चेंज इन एंथैल्पी, तो ये भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह चेंज इन एंथैल्पी वाला इक्वेशन कहीं भी बदलता नहीं है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू एम सी पी टी टू अपॉन टी वन। लेकिन फिर भी यहाँ भी टी टू और टी वन सेम है, तो टी टू माइनस टी वन जीरो होगा, तो साथ में मल्टीप्लीकेशन जीरो मीन्स एंथैल्पी में भी कोई बदलाव नहीं है। डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हीट कंटेंट कुछ बदलने वाला नहीं है, इसीलिए एंथैल्पी चेंज भी जीरो आएगा। तो ये भी हम बात याद रखेंगे। और इस प्रोसेस के बेस पर मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और ये प्रॉब्लम जीटीयू की एग्जामिनेशन में, जीटीयू एग्जाम 2017 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन रखा गया था 2017 के क्वेश्चन पेपर में, तो वहां से मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया है। सी क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन एयर कंप्रेसर एयर एंटर्स एट 1.013 बार and 27 degree centigrade, having volume of 5 meter cube per kg, and it is compressed to 12 bar isothermally, isothermal process है। तो इनिशियल प्रेशर 1.013 बार था और फाइनली प्रेशर बढ़ा 12 बार हुआ। ये प्रेशर बढ़ने के वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। हमें क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन वर्क डन, पहला पार्ट, हीट ट्रांसफर, एंड तीसरा पार्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये तीन क्वेश्चंस के हमें आंसर फाइंड करने हैं। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन के पहले लेट मी रिमूव दिस हाइलाइटर और सॉल्यूशन पर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन यहाँ मैंने दिखाया है, देखिए डेटा गिवन, पहले इनिशियल प्रेशर दिया है P1 इज इक्वल टू 1.013 बार, उसको मैंने पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इनिशियल टेम्परेचर दिया है T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 में 273 ऐड किया तो 300 केल्विन। इनिशियल वॉल्यूम दिया है 5 मीटर क्यूब पर केजी, मास 1 केजी है तो 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। यहाँ मास कोई चेंज वाला नहीं दिया है, सिंपल 1 केजी मास ही लिया है, तो अभी हम रखेंगे 5 मीटर क्यूब पर केजी। और फाइनल प्रेशर P2 दिया है हमें 12 बार, तो पास्कल में कन्वर्ट किया तो 12 इंटू 10⁵ पास्कल। व्हाट इज टू फाइंड? W फाइंड करना है, हीट ट्रांसफर फाइंड करनी है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहला पार्ट वर्क डन। वर्क डन के लिए हम कौन सा इक्वेशन रखेंगे? ये इस जो रिसोर्स मटेरियल दिया है, डेटा दिया है, उस पर से हमें डिसाइड करना है। क्या मुझे V1 V2 दिया है? V1 दिया है लेकिन V2 नहीं दिया है, लेकिन P1 और P2 दोनों मेरे पास है। तो मेरा वर्क डन का इक्वेशन ऐसा हम रखने वाले हैं, W इज इक्वल टू P1 V1 लॉग बेस ई P1 अपॉन P2। ये बात हमेशा याद रखनी है। P1 अपॉन P2 मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि P1 और P2 मेरे सामने है डेटा। अगर P1 P2 नहीं होते और V1 V2 होता तो मैं यहाँ V2 बाई V1 रखने वाला था। तो P1 V1 लॉग बेस ई P1 अपॉन P2 इक्वेशन रखा। P1 की वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁵, V1 है मेरा 5 और लॉग बेस ई
P1 की वैल्यू ऊपर रखी गई और P2 की वैल्यू नीचे रख गई। और इसका अगर आप कैलकुलेटर से आंसर फाइंड करेंगे तो आंसर मिलता है -12.5206 इंटू 10⁵ जूल और उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁵ से डिवाइड कर दीजिए तो फाइनल वैल्यू मिली -1252.06 किलो जूल। लेकिन साइन नेगेटिव है। वर्क डन नेगेटिव मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क हमने सप्लाई किया, वर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो यहां हम लिख सकते हैं वर्क इज डन ऑन द एयर। एयर ने खुद ने वर्क प्रोड्यूस नहीं किया है, एयर पर हमें वर्क करना पड़ा। वर्क इज डन ऑन द एयर, नेगेटिव साइन है इसलिए। सेकेंड पार्ट, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू तो जीरो है, तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो आपका जो W मिला था वही Q हो गया, -1252.06 किलो जूल। तो जो वर्क प्रोड्यूस हुआ उतना ही हीट सप्लाई, मीन्स हीट भी नेगेटिव है, मीन्स हीट इज रिजेक्टेड। वर्क जैसे सप्लाई किया, हीट इज रिजेक्टेड, क्योंकि Q की वैल्यू नेगेटिव है। अगर हीट सप्लाइड होता तो हीट पॉजिटिव आता, हीट रिजेक्टेड मीन्स नेगेटिव, मीन्स यहाँ इतनी हीट रिजेक्ट होती है। और थर्ड पार्ट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1। डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1। इक्वेशन रहेगा हमारा mCv T2 माइनस T1, लेकिन T1 और T2 सेम है तो डेल्टा यू तो जीरो आएगा। तो इस आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं है। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम के आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। आप भी ये सभी स्लाइड्स स्क्रीनशॉट लेके एक बार फिर देख लीजिए, खुद लिख के एक क्वेश्चन का आंसर तैयार कर दीजिए। आई होप मेरी ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में नई एक प्रोसेस के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।